नमस्कार, मैं हूँ सीत और आप सुन रहे हैं सीत मिश्रा कहानी बोलेगी। आज मैं आपके लिए शिवेंद्र की एक कहानी नटई तक माड़ भात खाने वाली लड़की लेकर आई हूँ। शिवेंद्र बनारस के रहने वाले हैं और इस समय मुंबई में रह रहे हैं। फिल्म, वेब सीरीज और टीवी लेखन से जुड़े हुए हैं। कहानियों में उनकी विशेष रुचि है। इन दिनों उनकी एक कहानी प्रकाशित हुई है लत नाम की, जो बहुत चर्चित भी हुई है। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं की लिखी ये कहानी, नटई तक माड़ भात खाने वाली लड़की। युवक लेखक ने सब कुछ अपने पास रख लिया। लिखने का पंख, करामाती कागज, कभी न मिटने वाली स्याही और खंजर। अब वक्त आ गया था खिड़की से दिखने वाले फूलों और मेज से आगे बढ़ने का, बाहर निकलने का, सितारों का पीछा करने और उस लड़की को खोजने का जो उसके जेहन से निकल भागी थी। ये अदीबों, लेखकों और साहित्यकारों का गांव था, पर यहाँ की सबसे बड़ी अफसाना निगार दादियाँ और नानियाँ थीं, जिन्होंने गांव को अब तक की सबसे बेहतरीन कहानियाँ सुनाई थीं। पर आज तक कोई भी इस गांव से बाहर नहीं गया था, कारण यहाँ के जर्रे जर्रे में कहानी थी। हर पेड़ पर, हर शाख पर, हर घोंसले में एक कहानी रहती थी। अक्सर तो बेखुदी में चलते हुए लोगों का पांव पत्थर की कहानी से टकरा जाता। इतनी कहानियां कि मोमबत्ती खोजते हुए रोशनी की कहानी ताखे पर बैठी मिलती। पर सबसे ज्यादा कहानियां माओ के पास थी। बटुई में कैद, चूल्हे पर चढ़ी हुई, कोरों पर अटकी हुई, आंसू सी मौन, अनकही कहानियां मन ही मन पकती हुई। गांव की सबसे बूढ़ी नानी ने लेखक को चेतावनी दी। मैं फिर कहती हूँ, वो जिंदा रहने के लिए लोगों का दिल खाती है। तू एक बार और सोच ले। लेखक मुस्कराया। तुम तो ये बताओ कि उसे काबू में कैसे करूँगा। सच में, स्त्री को समझते समझते मैं बूढ़ी हो गई और आज तक खुद को नहीं समझ पाई। वो मुस्कराई। पर एक बात है, अगर तूने उसके पास जाने की ठान ही ली है तो ये कोड़ा लेते जा। नानी ने अपना कोड़ा लेखक को दे दिया। लेखक दिल में आश्वस्त था कि अब इसकी जरूरत दुनिया को नहीं है। फिर भी विरासत को सहेजने के नाम पर उसने नानी का कोड़ा अपने पास रख लिया। और सुन, नानी ने सबसे बचाकर लेखक के कान में कहा, विश्वास मत खोना। लेखक ने अदीबों और कहानीकारों से विदा मांगी। सभी उससे जलते थे, इसलिए खुश थे। ये खुद ही मौत के मुंह में जा रहा है और तरह तरह के षड्यंत्र करके इसे मारने की जरूरत नहीं पड़ी। ये वही लोग थे जिन्होंने मुक्तिबोध की जान ली, परसाई की पीठ में कील ठोकी और तुलसी को जूता मारा था। पर मन ही मन वो चिंतित भी थे कि क्या हो अगर सच में इसने वो कहानी खोज ली। क्या हो अगर वो लड़की इसकी जान ना ले और अपनी कहानी दे दे। लेखक ने उनके मन का ये डाह सुन लिया, पर कहा कुछ नहीं। वो अभी युवक था, पर इतनी राजनीति तो वो भी समझता था। यहाँ सबसे बनाए रखने की बहुत जरूरत थी। उसने हंसते हुए सबसे हाथ मिलाया और गले मिला। पड़ोसी गांव के कुछ पत्रकार भी अपना कैमरा लेकर वहां पहुंच गए थे। उन्होंने भविष्य के लिए तस्वीरें ली। खुदा न खास्ता कल को कहीं सच में बड़ा लेखक बन गया तो। लेखक ने सबसे नजरें चुराकर उस लड़की को देखा जिसे वो प्यार करता था, और अगर वो वापस नहीं आया तो ये बात वो कभी नहीं जान पाएगी। गांव छोड़ते हुए बस एक बार वो उससे मिलना चाहता था, पर पीपल पर बैठे हुए जिन्न ने गांव से कहा, ये तारीख इतिहास में लिख ली जाए कि आज एक 21 साल के लेखक ने एक कहानी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। जिंदगी, जज्बात, कहानी, जवानी भी। वो गांव के सरहद पर पहुंच गया। यहाँ कहानी खत्म हो रही थी और जिंदगी शुरू। ऊबड़ खाबड़, पथरीली, जलती हुई जिंदगी।
उसे एक पल को गांव का मोह हुआ और उसके पांव सरहद पर ठिठक गए। उसने मन ही मन कहा, मुझे याद रखना मेरे गांव कि मैं गांव से जा रहा हूं। और आगे बढ़ने ही वाला था कि एक हांफती हुई आवाज ने उसके कदम रोक दिए। मैं गांव का सबसे बुजुर्ग लेखक तुम्हें आगाह करता हूं कि अगर तुमने गांव से बाहर कदम रखा तो गांव से बाहर कर दिए जाओगे। फिर आवाज सांस लेने के लिए रुकी। तुम्हें कहानी लिखने के लिए गांव की परिधि और किसी ना किसी खेमे में रहना जरूरी है। युवक लेखक ने आवाज को पलटकर देखा और व्यंग में हंसा। तुम बुजुर्ग नहीं हो, बूढ़े हो गए हो और जल्दी ही मरने वाले हो। फिर बिना वक्त जाया किए वो गांव से बाहर चला गया। चलते चलते पगडंडियों का जमाना पीछे छूट गया और अलकतरा वाली सड़क आ गई। लेखक की पनही अंगूठे के पास छिल गई थी। उसका दिल तप रहा था। उसने आसमान की ओर देखा, कोई राहत नहीं। बादल गर्मी की लंबी छुट्टियों पर अपने अपने ननिहाल गए हुए थे। लह लह जलती हुई दोपहरी छांव आम के बगीचे में चरवाहों के साथ तिरेल ताश का एक खेल खेल रहे थे। लेखक ने छांव से पूछा, तुमने देखा कभी उस लड़की को? छांव ने अपने पत्ते देखते हुए चरवाहे से कहा, तुम्हारी दान है। चरवाहा सोचता रहा। लेखक तिरेल देखने में अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकता था। वो आगे बढ़ गया। पास ही एक मड़ई थी। बाहर गाय बंधी हुई थी। लेखक के मन में शीतलता उतर आई। कुछ नहीं तो एक लोटा मंठा जरूर मिलेगा, तबीयत तर हो जाएगी। लेखक ने वर्षों से गाय नहीं देखी थी। शहर में घूमते हुए उसे कुत्ते ही मिले थे जिन्होंने लड़की के बारे में बात की थी। हम उसकी गंध पहचानते हैं। वो ऑफिस जाती है, रात को अकेले लौटती है। उसकी हिम्मत तो देखो, हमसे डरती तक नहीं। भौं भौं। लेखक की उम्मीद ने मड़ई में कदम रखा। भीतर एक औरत दही मथ रही थी। उसने झट लेखक का हाथ पकड़ लिया। तो तू मेरा माखन चुराता है? लेखक सिटपिटा गया। वो हंसने लगी। आओ आओ मेरे माखन चोर। घर के आंगन में एक 3-4 साल की लड़की खेल रही थी। खटिया पर लेटे लेटे लेखक उसे वात्सल्य से देखता रहा। कितना समय बीत गया। अचानक जैसे वो नींद से जागा। ओह, औरत की हंसी और उसकी आंखों का सम्मोहन। वो उठ खड़ा हुआ। अब मुझे जाना होगा। औरत जानती थी कभी न कभी ये घड़ी जरूर आएगी, बिछुड़ने की घड़ी। उसकी आंखें सावन भादो बन गईं। सुना है जो भी उसके पास जाता है वो उसे जू बनाकर अपनी जुल्फों में कैद कर लेती है। और क्या सुना है तुमने उसके बारे में? लेखक ने पूछा। वो लेखक से लिपट गई और रोने लगी। बस बस आज की रात रुक जाओ। बच्ची अब तक खेलने में मगन थी। उसे बिछुड़ने का दर्द नहीं पता था। अभी उसने किसी से प्यार नहीं किया था। तुम चिंता मत करो, मैं वापस आऊंगा और तुम्हें उसकी पूरी कहानी सुनाऊंगा। जाते हुए उसने बच्ची के सर पर हाथ फेरा। माँ का ख्याल रखना। तुम कहाँ जा रहे हो? बच्ची ने पूछा। कहानी खोजने। मैं भी चलूं? नहीं, तुम्हें अपनी कहानी खुद खोजनी होगी, अकेले। अच्छा, लड़की ने कहा। और लेखक एक कहानी अधूरी छोड़कर आगे बढ़ गया। अकेली रात में एक कविता ही उसकी सहचर हो सकती थी। वो गुनगुनाने लगा। एक सर कंधे पे मेरे मौन होता, हृदय में तैरता एक चांद, आदमी बनता मैं भी काश। उसे गांव की वो लड़की याद आ रही थी जिससे बिना कुछ कहे वो चला आया था। प्यार के संसार में भी शब्द कितना जरूरी होता है। कितना जरूरी होता है इजहार, कि बिना कहे मुक्ति ही नहीं। लेखक रोने लगा। उसकी एक आंख से मोती टपक रहे थे और दूसरी आंख से फूल झड़ रहे थे। ये एक लेखक का रोना था। जब लेखक रोता है तब भी वो दुनिया को कुछ न कुछ देता ही है। 60 साल गुजर गए भटकते हुए। सातों महाद्वीपों की दूरी उसने धूल फांकते, झुलसते
और बर्फ में गलते हुए तय की। सागर की एक एक लहर से उसने बात की। हर युग में गया, सतयुग, द्वापर, कलयुग, पाषाण, वैदिक, ऋग्वैदिक, पर जहां भी वो गया उसे सिर्फ लड़की के किस्से मिले। अब वो मछली बन गई है और नदी में रहती है। आधी रात को जो बेला का फूल गगन में खिलता है, वही है वो लड़की। उसे सिर्फ कौवा हकनी तोड़ सकती है। तुमने गूलर का फूल देखा है? नहीं ना। वो लड़की नहीं है, गूलर का फूल है। समझे? लड़की हर उन जगहों से जा चुकी थी जहां वो कभी रहती थी। इस गांव में उसने 22 ठाकुरों की जान ली। अगर तुम्हें मिले तो हमें जरूर बताना। हमारी बंदूकें प्यासी हैं वारी खून को। लेखक ने एक गुफा का दरवाजा खटखटाया। ये ऋग्वैदिक काल का अंतिम चरण था। लड़की यहाँ खेली थी और बड़ी हुई थी। यहीं उसने ऋचाओं का निर्माण किया था। पर अब यहाँ जाले लगे हुए थे। लड़की यहाँ से भी जा चुकी थी। बूढ़ा लेखक निराश हो गया। मृत्यु उसके पास खड़ी थी और जिस तरह से मुस्करा रही थी उससे लग रहा था कि अब की वो खाली हाथ नहीं जाने वाली। लेखक को प्यास लगी। वो आगे बढ़ा तो मृत्यु ने रास्ता रोक लिया। अपनी लाठी से उसे परे ठेलते हुए लेखक बोला, मैं नदी तक जा रहा हूं, मन है तो तू भी आ। एक बार फिर से कहना जरूरी है कि वो एक भागी हुई लड़की थी और उसे खोजते हुए लेखक बूढ़ा हुआ था। ये ताउम्र की तलाश उस टनल के पास जाकर ठहर गई। टनल नदी के नीचे से गुजरती थी। ये तब से लड़की का घर था, जब से वो लेखक के मन से भागी थी। लेखक ने झांक कर टनल में देखा। खदर बदर खदर बदर, मिट्टी की हांडी में कुछ पक रहा था। 4 ईंटों को जोड़कर बनाया गया चूल्हा, लकड़ी का ईंधन। बहीन आग के उस पार हांडी से आधा ढका हुआ पसीने से तर चेहरा, माथे को चूमते भीगते बाल और गले के गिर्द चिपटे मासूम रोए, निबिश वस्त्र नजर। लेखक घुटनों के बल झुक गया। अंत में दुनिया को फतह कर लेने की लहर उठी और होठों पर संतोष की चाशनी में लिपटी हुई मुस्कान ने दस्तक दी। आखिरकार। विश्वास मत खोना, बूढ़ी नानी ने सबसे बचाकर लेखक को मंत्र दिया था। विश्वास मत खोना। लेखक ने मन ही मन कहा, हर सपना सच हो सकता है। लेखक ने पलकें मूंद ली। माथे पर ठहरा हुआ खारा पानी धुलक गया और दिल का दर्द रुलाई बनकर आंखों से बहने लगा। लेखक ने नानी के कोड़े को दूर फेंक दिया और अपने खंजर को मंत्र पढ़कर गुलाब बना दिया। नीला गुलाब। ये दिल से दिल को जोड़ने वाला फूल था। लेखक इजहार की मुद्रा में टनल के बाहर बैठा रहा। दिन ढल गया और रात गुजर गई। मौसम बदलते रहे। कहानी लिखना प्रेम करने की तरह है। आपको इंतजार सहना होता है। लेखक इंतजार करता रहा, यहां तक कि मृत्यु बोर होने लगी। एक रात जब चनरमा इंद्र के साथ अहिल्या के यहाँ गया हुआ था और मृत्यु थककर सो गई थी, आखिरकार लड़की टनल से बाहर निकली। आंखें खोलो, मिश्री सी डली से ये शब्द, पर लेखक ने आंखें नहीं खोली। उसकी आंखों में मत देखना, वो तुम्हें सोने की मूर्ति में बदल देगी। आंखें खोलो, लड़की ने फिर कहा। अपनी कहानी को देखने का मोह। लेखक ने हर तरह के डर को ताखे पर रख दिया। उसने आंखें खोली। रात का नीला उजाला, पृष्ठभूमि में टनल से उठता धुआं और देवी सी लड़की। लेखक ने गुलाब आगे बढ़ाया। ये क्या है? लड़की ने पूछा। प्रेम का फूल। अच्छा होता तुम कुछ खाने को लेकर आते। लेखक ने आश्चर्य से लड़की को देखा। उसने अपनी पोटली खोली। मेरे पास थोड़ा सा चावल है, मोटा चावल। तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए? लेखक लड़की को देखता रहा। अब कुछ नहीं। सच में उसे अब कुछ नहीं चाहिए था, और अगर ये लड़की उसे नहीं मिलती तो जिंदगी में उसने कुछ नहीं पाया होता।
तुम नदी से थोड़ा सा पानी ले आओगे? लड़की ने कहा। लेखक पानी ले आया। लड़की हांडी से पत्थरों को बाहर निकाल रही थी। खाओगे? उसने लेखक से पूछा। ये तो पत्थर हैं, बूढ़ा लेखक बोला। पत्थर पत्थर ही होते हैं, चाहे उन्हें कितना भी पकाओ। नहीं? लड़की मुस्कुराई। लाओ, चावल दो। लड़की ने चावल हांडी में डाल दिया और उसमें इतना पानी भर दिया कि 2 लोगों भर माड़ हो जाए। मैं तुम्हारी कहानी जानने आया था, लेखक ने हिम्मत जुटाकर कहा। हांडी में भात पकने लगा था। तो क्या है तुम्हारी कहानी? जो है तुम्हारे सामने है। मिट्टी के 2-4 बर्तन, 2 कपड़े और रहने को ये टनल। नहीं नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारी पूरी कहानी क्या है? तुमने कभी शादी नहीं की? तब भी मेरी यही कहानी थी। मिट्टी के 2-4 बर्तन, 2 लुग्गा और कच्चा घर। हाँ, तब पत्थर नहीं उबालना होता था। खाने को भर पेट मिलता था, माड़ भात। मैं तो नटई तक खा लेती थी कभी कभी। लड़की पुराने दिनों में खोई खुश लग रही थी। फिर फिर मैं भाग आई हर जगह से, जैसा कि तुम जानते हो। क्यों? कोई लड़की क्यों भागती है, ये वहां जाकर पूछना जहां से वो भागती है। बाहर कुछ लोग गश्त कर रहे थे। लड़की ने अचानक से एक जलती हुई लकड़ी हाथ में ले ली। तुम इनसे डरती हो? ये बहुत खतरनाक लोग हैं, लड़कियों को मार देते हैं। ऐसा माहौल बना दो कि कोई लड़की आज़ाद न घूम सके और उनकी आज़ादी की घोषणा कर दो। बाहर से एक भारी आवाज़ आई। झूठे मक्कार लोग, लड़की दांत पीसती हुई बोली। लेखक ने कहानी लिखने का कागज़ निकाल लिया। तो तुम उन्हें अपनी आंखों से जला नहीं सकती? या फिर एक सिरे से उनका वध करते हुए, उनका खून पीते हुए उनका नामो निशान नहीं मिटा सकती? मैं एक लड़की हूँ, कोई जादूगरनी नहीं। पर पोथियों में तो तुम्हारे बारे में यही लिखा है। लड़की हंसी। ये किस्सा गढ़ने वाला देश है। यहाँ इतिहास एक कविता है और लड़की एक मिथक। तो तुम्हारी सच्चाई क्या है? लड़की ने एक बड़ी सी थाली में भात परोस लिया और उसे बराबर माड़ से भर दिया। फिर वो सुरुर सुरुर करके खाने लगी जैसे जन्मों की भूखी हो। एक माँ थी, बस वही मुझे प्यार करती थी। लेखक ने कहना चाहा वो भी उससे प्यार करता है, पर शब्द उसके मुंह पर नहीं आए। वो लिख सकता था पर बोल नहीं सकता था। बुरा हुआ जो प्रेम पत्रों का जमाना चला गया। और और क्या? वो गुस्सा हो गई, जैसे एक आम इंसान गुस्सा होता है। मतलब मुंह खोलते हुए उसके मुंह से आग की लपट वगैरह कुछ नहीं निकली, जैसा कि लेखक ने सुना था। मेरा ब्याह हुआ। मैं बहुत खुश थी। रोज रात को वो मेरे लिए पान लेकर आता था। एक रात वो पान लेने गया और लौट कर नहीं आया। टनल में अब 3 लोग थे। लड़की, लेखक और चुप्पी। बस इतनी सी है मेरी कहानी। लड़की के आंसू बोले। लेखक ने उन आंसुओं में लड़की का जलना देखा और रो पड़ा। लोग विश्वास नहीं करेंगे, ये तुम्हारी कहानी है। लेखक ने कहा, मेरा मतलब है ऐसी कहानी तो हर लड़की की होती है। तुम निराश हुए नहीं कि मैं भी एक साधारण लड़की निकली? नहीं, पर लोग विश्वास नहीं करेंगे कि तुम्हारी कहानी है बस। लड़की हंसी। लाओ, मैं हस्ताक्षर कर दूं। और फिर लेखक से वो कागज ले लिया जिस पर कहानी लिखी गई थी और उसके अंत में एक चुंबन अंकित कर दिया। उसके गाढ़े सवलाए होठ कागज पर छप गए। ये भविष्य का हस्ताक्षर था। लेखक ये सोचकर कांप उठा, जब कलम की जरूरत नहीं होगी और होठों से हस्ताक्षर किए जाएंगे। बाहर शोरगुल बढ़ने लगा। आसपास ही कहीं बहुत सारी लड़कियां छिपी हुई हैं। कितनी लड़कियां? हजारों की तादाद में। पागल हो गए हो? इतनी लड़कियां कैसे हो सकती हैं? हमने एक एक को खोज खोज कर मारा है, तुम भूल गए? लड़की चौकन्नी हो गई। इन्हें तुम अपने साथ लाए हो? लेखक जवाब देने के बजाय एक पोटली खोलने लगा। लड़की की घबराहट बढ़ने लगी। बोलो, इन्हें तुम अपने साथ लाए हो? लेखक ने लड़की की घबराहट देखी। धीरे बोलो, नहीं तो फिर सुन लेंगे।
पोटली में क्या है? खंजर। पोटली में क्या है? खंजर। लड़की को लेखक में एक विश्वासघाती नजर आया। लेखक मुस्कराया। इसमें तुम्हारे लिए कुछ है। हाथ दूर रखो। पोटली से हाथ दूर रखो अपना। लड़की चीखी। अचानक से उसकी आंखों में जहर उतर आया और उसके सामने के दो दांत नुकीले हो गए। तुम कला के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो? वो गुस्से से फुफकारी। लेखक चौंक गया और डरकर पीछे हट गया। ओह, तो ये है तुम्हारा सच। ये तुम्हारे विश्वास करने पर है। लड़की ने लेखक से अपनी कहानी छीन ली। लिखने वालों में बहुत कम है जो सच में लेखक होते हैं। नहीं, लेखक ने कहा, लिखने वालों में बहुत कम है जो लेखक बन पाते हैं। और लड़की ने अपना जहर लेखक की नसों में उतार दिया। इससे पहले कि लेखक कुछ कहता, उसका खून नीला होने लगा, उसके लाए हुए गुलाब की तरह। उसने पोटली की तरफ इशारा किया। लड़की ने पोटली हाथ में ले लिया और सन्न रह गई। उसमें एक पान था, वही पान। तुम कहाँ चले गए थे? शब्द कांपते हुए लड़की के होठों पर आए। मैं पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हें खोजता रहा। लेखक की जीभ ऐंठने लगी। लड़की रोने लगी। लेखक ने अपना हाथ फैलाया। एक सिर कंधे पे मेरे मौन होता, हृदय में तैरता एक चांद, आदमी बनता मैं भी काश। लड़की उसकी बाहों में सिमट आई। तुम बूढ़े हो गए हो, वो रोती हुई बोली। मैं मरने वाला हूँ। मैंने तुम्हें मार डाला। लड़की ने टनल से बाहर देखा। नहीं, लेखक बोला, मैं तुम्हारे हृदय में जीवित रहूंगा, पर तुम बाहर मत निकलना, वे तुम्हें मार देंगे। मैं अब इस तरह नहीं जीना चाहती। मैं बाहर निकलूंगी, उनसे लड़ूंगी और जीवित रहूंगी। ये वक्त मृत्यु का था। वो लेखक के पास उदास बैठी थी। बिछुड़ना लोगों को उदास कर देता है, मृत्यु तक को। लेखक टनल की छत को एकटक तक रहा था। वहां लड़की एक चिड़िया के साथ खेल रही थी। लेखक को गांव की लड़की याद आई। आप किसी और की बाहों में किसी और को याद करते हुए दम तोड़ सकते हो? लड़की ने लेखक की खुली आंखें बंद की। उसने आंसू पोंछे और टनल के बाहर निकली। थुक। एक गोली उसके दिल पर लगी। नदी के ऊपर ढूह पर एक झोपड़ी थी जिसे दीमक खा गए थे। वहां एक ब्रह्मचारी बैठा हुआ था। मुझे बचा लो, लड़की ने कहा। लक्ष्मण, युवक बोला, ये लड़की खुले में कैसे घूम सकती है? इसके नाक काट लो। धुप धुप धुप। लड़की का हृदय छलनी हो गया। बादलों के चक्रव्यूह में फंसा हुआ चांद, झाड़ियों की ओट से शोक गाते झिंगुर। नदी मौन है। हवा तक पहाड़ों के पार चली गई है। अकेले अंधेरा घुटनों के बल लड़की के पास बैठा हुआ है, हमेशा की तरह। रात रो रही है। टनल के बाहर तारों का बंधनवार टंगा है। भीतर लड़कियां आइस पाइस, फुटबॉल, होलिका पताल और गुल्ली डंडा खेल रही हैं। मनमौजी लड़कियां, बेसहुरों सी हंसती, पैर पसारे, कविताएं पढ़ती, नाचती और चित्र बनाती। घर, बाजार, प्रेम, जिंदगी और दूसरों के जेहन से भागी लड़कियां, हजारों की तादाद में। उस व्यक्ति ने सच कहा था। अपने सपनों के साथ मगन, नाचती, कूदती, हुल्लड़ करती लड़कियां। खट खट। दरवाजे पर दस्तक हुई। अचानक से सारा जश्न रुक गया। लड़कियों ने एक दूसरे को देखा। वे सब तैयार थीं। कौन? एक जवान लड़की ने कड़क कर पूछा। क्या ये वही जगह है जहां लड़कियां सपने देखती हैं? बाहर से आवाज आई। हाँ। एक 13 साल की लड़की दरवाजे पर आ गई। पर तुम्हें कैसे पता? बाहर खड़ी लड़की ने एक कहानी आगे बढ़ाई। माड़ भात खाने वाली लड़की। वो लड़की मारी गई जिसकी कहानी थी, और कहानी का लेखक मिट गया, पर कहानी पढ़ने वालों तक पहुंच कर ही रही। नैनम छिदंती शस्त्राणी। उसे न तो संपादक की कलम काट सकती है, नैनम दहती पावका, और ना ही कोई धर्म जला सकता है। न चैनम क्लेद्यांत्यापो। जवाने की नफरत पीकर भी वो जीवित रहती है। न शोष्यति मारुत। और षड्यंत्रों की हवा के विपरीत उसका झंडा सदैव बुलंद रहता है। वो कहानी अपने चाहने वालों के बीच आत्मा की तरह अमर होती है। ये गांव की वही लड़की थी जिससे लेखक प्रेम करता था, और वो लेखक को खोजते हुए यहाँ तक आई थी। थैंक यू सो मच।